Rahim. This is me, Dr. Muhammad Ahmed Zahir. Today we are starting our first chapter of second year chemistry. Its name is periodic classification. This chapter is included in your inorganic chemistry portion. The question which comes in your exams, I will tell in every topic लास्ट स्लाइड. मैं हमेशा हर लास्ट स्लाइड में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और किस साल में आए हैं वो सब बताता जाऊंगा साथ साथ ही, और आप उन क्वेश्चंस को साथ साथ ही याद कर लिएगा. मेरी कोशिश यही होगी कि आपको साथ साथ ही याद करवा दूं क्लास में. अदरवाइज़ आप लोग क्लास एंड होने के बाद जो स्लाइड्स में हो उसको याद कर लिएगा. ओके. First of all, every teacher gives the introduction about the subject. Same, I am giving you a small introduction about the chemistry. What is the chemistry? Chemistry is a branch of science. Science की branch है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही definition है. The branch of science which deals with the properties, structure and composition of matter. What do you mean about the properties, structure and composition of matter? What is matter? Matter is the everything which occupies space. हमने बोला जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे कहा जाता है मैटर. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ शुगर. ओके, शुगर भी एक मैटर है. वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, थोड़ी ही करता है लेकिन करता है. ठीक है. स्पेस मीन जगह को घेरना. ऑक्यूपाई स्पेस मीन जगह को घेरना. अब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ, खसूसियात क्या क्या हैं इस शुगर की. ठीक, सोचिए. सबसे पहले आपको दिखने में कैसा लगेगा? इट इज़ अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक, इट इज़ स्क्वायर इन शेप. जो आपको दिखने में चीज़ें नज़र आती हैं वो कहलाती हैं स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर आपको दिखने में कैसा लग रहा है, जिस तरह आप पतले हो या मोटे हो, यह आपका स्ट्रक्चर बताता है. आपकी बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर. लाइक हमने शुगर की एग्जांपल ली. इट इज़ अ क्यूबॉइड इन शेप, इट इज़ क्रिस्टलाइन. दिस ऑल टेल्स अबाउट द स्ट्रक्चर. उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं. प्रॉपर्टीज़ में खसूसियात, जिस तरह हमने लिया शुगर की एग्जांपल ले रहा हूँ. शुगर की एग्जांपल जैसे आपने बोला इट इज़ ट्रांसपेरेंट. आपको ट्रांसपेरेंट ये देख सकते हो दूसरी चीज़ को भी इससे, यानी कि इससे चीज़ें पास हो सकती हैं. ट्रांसपेरेंट हम उस चीज़ को कहते हैं जिस तरह ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट. ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि हम ग्लास से किसी और दूसरी जगह भी देख सकते हैं. अगर आप ग्लास के इस तरफ हो तो दूसरी तरफ शीशे के देख सकते हो. ठीक, जिस तरह विंडोज़ में ग्लासेस होते हैं, इसी तरह की ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है शुगर. इट इज़ स्वीट इन टेस्ट. जब आपने खाई तो आपको स्वीट महसूस हुई. इट्स द प्रॉपर्टी. फिर हमने बोला कंपोजिशन पे आ जाओ. व्हाट इज़ द कंपोजिशन? ठीक, कंपोजिशन के लिए आपको पता होना चाहिए इट इज़ कंपोज्ड ऑफ C6H12O6. ठीक, यह हमने बोला, मैंने लिखा है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6. अब आप खुद बताओ ये किसका कंपोज कर रहा है? 6 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन हैं एंड 6 ऑक्सीजन. दिस इज़ द फार्मूला फॉर द ग्लूकोज मीन्स योर कॉमन शुगर. ठीक, हमने बोला हमने एक मैटर की प्रॉपर्टीज़ बताई. मैटर हमने कौन सा चूज़ किया था? मैटर हमने चूज़ किया था शुगर. हमने शुगर को सबसे पहले आपने देखा उसका स्ट्रक्चर कैसा है. इट इज़ क्यूबॉइड, क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टल होता है. उसके बाद हमने क्या बोला, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ गए. प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इट इज़ क्यूबॉइड. ठीक, क्यूबॉइड नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है. इट इज़ स्वीट इन टेस्ट. ठीक है. उसके बाद कंपोजिशन में है. कंपोजिशन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है शुगर में. ठीक है. हमने बोला इन सब को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम डिस्कस करते हैं किसी मैटर की, जिस तरह शुगर हमने मैटर लिया था, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एज केमिस्ट्री. उसके बाद हमने बात की कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेनली 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया है. नंबर 1 इज़ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नंबर 2 इज़ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कितनी ब्रांचेस? 2 ब्रांचेस, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमने बोला वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम बात करते हैं, उन सब को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए आपको मेनली एक बात पढ़ना चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ ना पाए जाएं, कार्बन हाइड्रोजन का आपस में बॉन्ड ना पाया जाए, कार्बन हाइड्रोजन का कोई ताल्लुक़ ना हो, इस तरह के केमिकल्स को कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह के कंपाउंड्स को कहा जाता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का ताल्लुक़ ना पाया जाए, उन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कार्बन हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा तो इनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होता है? जिस तरह हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है जो बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान। मेटल कौन होता है? जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है। नॉन मेटल कौन होता है? जो अपना जो इलेक्ट्रॉन लेता है। जिस तरह हमने बात की सोडियम क्लोराइड, ठीक, NaCl, ठीक, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम क्या है? मेटल। क्लोराइड क्या है? नॉन मेटल। इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो आयनिक होता है। आयनिक क्या है बॉन्ड? आयनिक एक ऐसा बॉन्ड जिसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो, कहाँ पे जाए? नॉन मेटल पे। जिस तरह यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, थोड़ी गंदगी मच जाएगी लेकिन आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। NaCl, ठीक, NaCl, इट इज़ अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। Na क्या है आपके पास? एक मेटल है, ठीक। Na आपके पास मेटल, क्लोरीन आपके पास नॉन मेटल। क्लियर यहाँ तक? हमने बोला आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? जो मेटल होता है, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कहाँ पे चल जाता है? नॉन मेटल के पास। जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर कमी का निशान को कौन शो कर होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन, दिस वन इज़ द साइन ऑफ पोलैरिटी, जो S सिग्मा करके कुछ बनाया है मैंने। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है ज़्यादती का क्या शो कर होता है? माइनस सिग्मा, यानी कि माइनस पोलर। हमने बोला द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द टू एलिमेंट्स, एक क्या होना चाहिए? मेटल एलिमेंट होना चाहिए, दूसरा कौन सा होना चाहिए? नॉन मेटल। क्लियर यहाँ तक? मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। दिस इज़ द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म बिटवीन द which you can see in the inorganic compounds. Ionic bond is formed between the inorganic compound. इस तरह याद रख सकते हो, I for inorganic, I for ionic bond. हमने बोला आयनिक बॉन्ड की वजह से क्या आता है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। जब पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव किसी भी कंपाउंड पे आ जाए तो जिस तरह पानी में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा? कैन डिजॉल्व इन वाटर। क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयनिक बॉन्ड। हमने बोला दीज आर मोस्टली कलरफुल कंपाउंड्स। क्लियर यहाँ तक? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। What do you mean by inorganic compound? Inorganic compounds are those compounds which do not contain carbon and hydrogen elements or bond between the carbon and hydrogen in their structure. हमने बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक और क्या बात है कि कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा। जब कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा तो इनके दरमियान क्या होगा? एक बॉन्ड होता है, उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड यूँ याद रख सकते हो, I for इनऑर्गेनिक, I for आयनिक, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड होता है। उसके बाद आप ये याद रख सकते हो जब आयनिक बॉन्ड होता है तो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, जिसमें पानी में डालोगे तो टूट जाएगा और इट इज़ कलरलेस कंपाउंड। ठीक, आपको तीन बातें मेन याद होनी चाहिए। एक कार्बन हाइड्रोजन नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड डिजॉल्व इन वाटर होगा, कलरफुल कंपाउंड होगा। फिर ये एग्जांपल्स दी हुई हैं जिस तरह मैंने आपको समझा दिया है, एक बार दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट में। ठीक, ये आपके पास जिस तरह के एग्जांपल है मेरे पास, यह है आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इज़ मेड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। वाटर के मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल की जो 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है ऑक्सीजन के पास, वो फिल करता है कौन? हाइड्रोजन। कौन फिल करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ऑक्सीजन को। ये वाला भी क्योंकि 2 की कमी थी तो 2 हाइड्रोजन देंगे। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसकी वजह से हाइड्रोजन के पास क्या आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इट्स मीन हाइड्रोजन बिहेविंग एज अ मेटल हेयर
एंड ऑक्सीजन इज़ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, और जो गेन करता है उसे कहा जाता है नॉन मेटल। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे भी आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊँगा मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, जब आपकी मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्लास लूँगा नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, क्या होता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, मज़े का चैप्टर है। ठीक, इसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान हाइड्रोजन इज बिहेविंग एज अ मेटल, दैट्स व्हाई इट हैज़ द पार्शियल पॉजिटिव साइन वाइल फ्लोराइड हैविंग द पार्शियल नेगेटिव साइन। क्लियर यहाँ तक? आयनिक बॉन्ड क्लियर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। उसके बाद आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं? ये ब्रांच है केमिस्ट्री की। मेन 2 ब्रांचेज हैं, बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारी जो बुक में मेनली 2 ब्रांचेस का डिस्कस है। नंबर 1 इज़ द इनऑर्गेनिक एंड नंबर 2 इज़ द ऑर्गेनिक। क्योंकि हमारी बुक के 2 हिस्से हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो हम इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिक्र करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic chemistry is the branch of chemistry that deals with the organic compounds. Then you have to the clear concept about the organic compounds. What are organic compound? ऐसे compound जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, और इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ना हो। उसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा। मस्ट बी कार्बन हाइड्रोजन, इट मेनली कंप्राइजेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। फिर हमने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें जो पाया जाता है बॉन्ड उसे कहा जाता है कोवलेंट बॉन्ड। वहाँ पे क्या था, आयनिक, इसमें है कोवलेंट। याद रखना, इनऑर्गेनिक से आई आ रहा है तो आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें आई नहीं आ रहा तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। उसमें तो कंप्लीट ट्रांसफ़र था ना इलेक्ट्रॉन का, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, दोनों आपस में मिल जाते हैं लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करते। ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में। आयनिक क्या है, कोवलेंट क्या है, आपको फिर भी बता दिया। आयनिक कंप्लीट ट्रांसफ़र है, कोवलेंट म्यूचुअल शेयरिंग है। फिर हमने बोला इट इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। हमने बोला ये पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। क्यों इंसॉल्युबल हैं और वो सॉल्युबल क्यों है? वो सॉल्युबल इस बात से उसमें पोलैरिटी आ जाती है। कोवलेंट बॉन्ड पे तो पोलैरिटी ही नहीं होती क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग है। पोलैरिटी कब आती है? जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हो। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये कैसे कंपाउंड हो जाते हैं? दीज आर कलरलेस कंपाउंड। क्लियर? आपको इसमें याद रखना है व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, दूसरी बात आपको याद रखनी है, इट कंटेन द कार्बन और हाइड्रोजन मेनली। फिर आपको ये बात याद रखनी है, इट कंटेन द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जब होगा तो इसमें पोलैरिटी नहीं होगी, पोलैरिटी नहीं होगी तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी नहीं है, ये ठीक है। और ये कलरलेस कंपाउंड होते हैं। आप फिर यहाँ पे एग्जांपल है, दिस वन इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने क्या जिक्र किया था? कार्बन और हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ये जो एग्जांपल है आपके पास, ये है मीथेन की एग्जांपल। ये किसकी है? CH4। एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, इस बात से इसे कहा जाता है CH4, और CH4 को मीथेन कहा जाता है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा स्ट्रक्चर को देख के, अजीब सा स्ट्रक्चर लग रहा है, लेकिन जब आपको इंशाल्लाह मैं केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ाऊँगा तो आपको ये चीज़ें हलवा तरीन लगेंगी, बहुत ईजी है। ठीक, ये स्ट्रक्चर देखें, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, बट 3 ब्रोमीन है। ठीक, ये जो होता है हैलाइड ग्रुप लग जाता है तो इसे कहा जाता है अल्काइल हैलाइड्स। या आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊँगा, सिर्फ एग्जांपल है अभी यहाँ पे मैंने दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और वहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे दूँ, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा दूँ। व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ताल्लुक़ रखे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता, उसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन ना होने की वजह से इसमें क्या आती है? पोलैरिटी। पोलैरिटी वाले कौन से बॉन्ड्स होते हैं? आयनिक बॉन्ड। उसमें कार्बन हाइड्रोजन के होने की वजह से उनमें पोलैरिटी नहीं आती। पोलैरिटी ना आने की वजह से उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। इट कैन डिज़ोल्व इन वाटर। क्योंकि पोलैरिटी है तो ये जल्दी डिज़ोल्व हो सकते हैं पानी में, वो नहीं हो सकते, उसमें पोलैरिटी नहीं। एंड दीज आर कलरफुल कंपाउंड वाइल ऑर्गेनिक आर कलरलेस कंपाउंड। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह आपने शुगर है, घर में शुगर होती है, शुगर कलरलेस है तो इट्स मीन इट्स एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक,
ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर की है, तो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है, उसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, जिस तरह फिर आप डिफरेंट मसालाज यूज़ करते हैं। ठीक, मसालाज में कलर्ड होता है। ठीक, जो कलर्ड चीज़ें वो इनऑर्गेनिक होती हैं। जिस तरह टैंग हो गया, टैंग फॉर एग्जांपल टैंग। ठीक, टैंग आप जब पानी में ढालते हैं, कलरलेस कलरफुल है, तो इट्स मीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह आपने ढाला और मिक्स किया तो कलर आता है, पानी में फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है। दैट्स वाई हमने क्या कहा, एग्जांपल ले लो टैंक की, याद रखना टैंक जो होता है वो आपका क्या है, फुली डिज़ोल्व हो जाता है, कलरफुल कंपाउंड है। कलरफुल कंपाउंड के लिए मैंने आपको समझा दिया, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और जो टैंक में नीचे बच जाता है वाइट, वो उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मिक्सचर होता है, वो आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको बस इंट्रो था थोड़ा सा, वो मैंने आपको दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आइए हम अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब होता है तरतीब, अरेंजमेंट करना। यानी कि हम कभी भी किसी चीज़ के अरेंजमेंट करते हैं तो छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट करते हैं। जैसे आपको घर में ईद का मौका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ईदी आपके अब्बू को, तो आपके अब्बू सबसे पहले किसे देंगे? छोटे भाई बहन को आके बुला के बोलेंगे ये लो बेटा ईदी, फिर बड़े को देंगे, फिर उससे बड़े को। इसी तरह एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी एक अरेंजमेंट है, उसमें भी एक तरतीब है। उसकी तरतीब जो है छोटे से बड़े की तरफ होती है। जिस तरह घर में भी ईद का देना, तो उसमें भी अम्मी अबू जब ईदी देते हैं सबसे पहले छोटे को देते हैं, फिर बड़े को देते हैं, फिर उससे बड़े को देते हैं, एंड में सबसे बड़े की बारी आती है। इसी तरह एलिमेंट्स की तरतीब भी कुछ यूँ ही की गई। तो एलिमेंट्स की तरतीब का ये पूरा सिलसिला 1700 सदी से स्टार्ट हुआ, 1700 से स्टार्ट हुआ, चलता गया। फिर एंड ऑफ 19th सेंचुरी में आपके पास आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट्स को तरतीब देने का सिलसिला जो स्टार्ट हुआ 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के दरमियान का, वह हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मोस्टली आपको स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए और लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कौन सा आता है। आज का जो टॉपिक है उसमें आपको ये जो डॉबरिनर, न्यूलैंड एंड लोदरमेयर, इनकी आपको स्टेटमेंट्स याद करनी हैं। ये इसमें मैंने आगे लिखी हुई हैं, क्वेश्चन भी बताया हुआ है, कब आए थे लास्ट टाइम तो आपको बता दूंगा। ठीक है, हमें इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है? जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई यानी कि क्लासिफिकेशन तरतीब देने का अमल जो 1700 से स्टार्ट हुआ, 1900 में जाके ख़त्म हुआ, वो जो सिलसिला तब से लेकर अब तक स्टार्ट हुआ, उसे कहा जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का सिलसिला, एरा। ठीक, और जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि क्लासीफाई करने के तरीके कि इस साइंटिस्ट ने कैसे किया, इस साइंटिस्ट ने कैसे किया, इस साइंटिस्ट ने कैसे किया, वो पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिसिटी अरेंजमेंट के वर्ड से ही कि अरेंजमेंट तरतीब कैसे दी गई। ये सॉरी थोड़ी सी मार्किंग कर दी थी मैंने जल्दी में, सॉरी। वैसे आपको यहाँ पे बता देता हूँ व्हाट डू यू मीन अबाउट द पीरियोडिसिटी। ठीक, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज, रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन। पीरियोडिक टेबल में जो है पीरियोडिक एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि एलिमेंट्स जितने भी डिस्कवर हो चुके थे उसको तरतीब कैसे दी? तरतीब ऐसे ही दी कि छोटे से स्टार्ट किया, बड़े की तरफ गए। हमने बोला छोटे से स्टार्ट किया, बड़े की तरफ गए। हमने बोला जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है उसमें चेंजेस आ रही हैं, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आ रही होंगी। जिस तरह आपकी भी ग्रोइंग एज होती है, ठीक, आप में भी चेंजेस आती हैं। जिस तरह आप छोटे से बच्चे थे, जब पैदा हुए थे तो आपको सिर्फ अम्मी दूध पिलाती थी। जिस तरह आप बड़े होते गए आपके मेटाबॉलिज्म जो बॉडी है उसमें चेंजेस आती गई, तो फिर आपने खाना खाना स्टार्ट किया। फिर बड़े होते गए आपकी डाइट बढ़ती गई। इसी तरह
यहाँ पे भी अरेंजमेंट होती है, एक तरतीब होती है कि जिसमें एलिमेंट्स जो होते हैं अरेंज हुए होते हैं छोटे से बड़े की तरफ। यानी कि पहले आपका खाना कम था बचपन में, फिर बढ़ता गया। इसी तरह एलिमेंट्स को भी तरतीब दी हुई है हमने कि छोटे से बड़े की तरफ। किस तरह दी हुई है? जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ठीक, यह है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हमने बोला हाइड्रोजन से तरतीब स्टार्ट होती है, किस तरफ जाती है? दूसरे पे बढ़ेगी, छोटे से बड़े की तरफ। फिर पहले 1 था, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, क्योंकि 1 2 3 बढ़ रही है ना, छोटे से बड़े की तरफ जा रही है। इसी तरह एलिमेंट्स को तरतीब दी हुई है। ये होती है ऊपर से लेफ़्ट टू राइट भी बढ़ रही होती है, ऊपर से नीचे भी बढ़ रही होती है, और अगर हम यूँ भी जाएं तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रही होती है। हमने बोला ये चेंज आ रहा है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है, चेंजिंग जो आ रही है, तो इस चेंजिंग को कहा जाता है, एलिमेंट्स की तरतीब को कहा जाता है पीरियोडिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी? क्लियर हुआ? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट में चेंज होना, यानी कि पहले कम था, फिर बढ़ता गया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। क्लियर यहाँ तक? आ जाइए, अब हम एरा स्टार्ट करते हैं। 1700 सेंचुरी में लोगों ने, जो केमिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। जिस तरह लिवाइजर आया था, लिवाइजर ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह दी, केमिस्ट्री बताई कि केमिस्ट्री क्या होती है। बहुत सदियों पहले आया था लिवाइजर। उसके बाद आया एक साइंटिस्ट, उसका नाम है अल-राज़ी। क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स यानी कि एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए। जिस तरह सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, शुगर, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कवर कर लिया। ठीक, उसके बाद जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उनके पास लोग गए। उनमें से एक बड़े साइंटिस्ट का नाम है क्या? अल-राज़ी। अल-राज़ी ने क्या किया? एलिमेंट्स को देखा, बहुत ध्यान से देखा। लोग आए, जिस तरह होता है वज़ीर आज़म का धरना देना होता है तो लोग आ जाते हैं। इसी तरह उस आदमी का घर है, अल-राज़ी घर में बैठा हुआ है आराम से। लोगों को इतने सारे एलिमेंट्स मिले, लोगों ने बोला हाँ एक केमिस्ट है, उसका नाम अल-राज़ी है, चलो उसके घर चलते हैं। सारे लोग आए, सारे लोगों ने आके बोला कि हमें इतने सारे केमिकल्स मिले हैं, अब आप इसको बताएं कि हमें क्या पता कि ये क्या है, तो कौन से क्या हैं। लोग जमा होना शुरू हो गए। किसके घर गए? अल-राज़ी के। अल-राज़ी को बोला हमें ये बताओ कि कौन से एलिमेंट क्या हैं, कौन से एलिमेंट क्या हैं। तो अल-राज़ी ने बोला हाँ सुन लो लोगों, सुन लो, जैसा इमरान खान बोलता है हाँ मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा। इसने क्या बोला? कुछ एलिमेंट की खसूसियात ऐसी हैं जो मर्दाना है, कुछ एलिमेंट की खसूसियात ऐसी हैं जो जनाना है। यानी कि उसने दो एलिमेंट्स को दो में कैटेगराइज कर दिया। उसने बोला एक वो हैं जो मेटल्स हैं, एक वो हैं जो नॉन मेटल्स हैं। यानी कि एक मर्दाना एक जनाना। मर्दाना जो होते हैं वो देते रहते हैं, इसी तरह पैसे लोगों को देते रहते हैं, बहुत दिल के बड़े होते हैं ये वो। उसने बोला जो मर्दाना है वो क्या है? मेटल्स। वो अपने इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, वो खुशी से देते रहते हैं कि पैसे दे देंगे ये वो। जो औरतें होती हैं वो कंजूस होती हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देती बल्कि दूसरों से भी हथियाने की कोशिश करती हैं। तो क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो औरतों की तरह बिहेव करते हैं, वो हथियाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहा जाता है नॉन मेटल्स। अल-राज़ी ने क्या कह दिया? अल-राज़ी ने क्लासीफाई कर दिया एलिमेंट्स को दो में, मर्दाना और जनाना। मर्दाना कह दिया मेटल्स और जो जनाना है वो नॉन मेटल्स। उसके बाद ये तो लोगों को हज़म नहीं हुई बात कि मर्दाना जनाना बस मेटल नॉन मेटल, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ये कैसे हो रही है, एलिमेंट्स कैसे तरतीब में देने। तो लोगों ने फिर एक और साइंटिस्ट के बारे में सुना, ये बहुत काम करता है, ये बहुत अजीम इंसान है। तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उस साइंटिस्ट का नाम है हमारे पास डॉबीरीनर। जॉन डब्ल्यू डॉबीरीनर नाम था। 1829 में उसने बहुत सारे एलिमेंट्स पे काम किया और उसने क्या बोला? उसने ये बोला, उसने एक लॉ दिया। लॉ
क्या था, उस डॉबिनिनर ने लॉ दिया, उस लॉ को कहा जाता है डॉबिनिनर लॉ ऑफ ट्राइड। डॉबिनिनर लॉ ऑफ ट्राइड। ट्राइड से वर्ड से समझ आ रहा होगा, इट इज़ डिस्कसिंग अबाउट 3। ट्राइड मीन 3। इसने एक लॉ दिया, डॉबिनिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड मीन्स ट्राइड, यानी कि ट्राइड से तुम्हारे जहन में आ जाएगा इसने किसके बारे में दिया था, 3 के बारे में। 3 के बारे में उसने क्या बोला, उसने बोला अगर हम किसी भी ग्रुप आगे मैं बताऊंगा सब कुछ डिटेल में, अभी आप ये याद रखो, जो वर्टिकल होते हैं इस तरह करके, हमने बोला जो वर्टिकल ग्रुप्स में वो होते हैं, हम समझाने के लिए बोलते हैं, ये जो वर्टिकल ग्रुप्स होते हैं यानी कि ऊपर से नीचे ये वर्टिकल हैं, ये कहलाते हैं ग्रुप्स, और जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं ये कहलाते हैं पीरियड्स। ठीक, उसने बोला कोई भी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ रखने वालों को एक साथ लो, कोई से 3 एलिमेंट्स ले लो। जिस तरह हमने बोला, हम लोग अब तो जानते हैं ग्रुप 1A में क्या क्या होता है, उस टाइम नहीं लोगों को पता था, लेकिन उसने उस तरह किया था कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसने भी 3 एलिमेंट ले लिए, कौन कौन सा, सोडियम ले लिया, पोटेशियम ले लिया और लिथियम। ट्राइड का मतलब 3 का सेट, इसने 3 का सेट ले लिया, जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसने किस तरह कैटेगराइज किया, इसके आउटर मोस्ट शेल को देख के। इसने क्या बोला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका जो मिडल वाला एलिमेंट है ना, इसका जो ये मिड वाला एलिमेंट है यानी कि सोडियम है, सोडियम का जब मास निकाला जाए, इसने पहले इन तीनों का मास निकाला। उसने बोला हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो दरमियान वाला होता है ना सोडियम का जो मास होता है, यानी कि वेट पहले सबके निकाल लिया उसने बोला जी ये सोडियम का मास होता है ना जो मिड वाला, हमेशा 3 का सेट लो, यानी कि तुमने ले लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ ले लिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 3 का सेट ले लो। जो हमेशा जो मिड वाला होगा ना, जो मिडल एलिमेंट होगा, वो होता है अप्रोक्सीमेटली टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 एलिमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि कितने एलिमेंट ले रहे हो, 2 एलिमेंट का सम करना है ना, जो मिडल एलिमेंट होता है, हाँ मिडल एलिमेंट को हटा दो, 2 का सम करो अरिथमेटिक मीन। तो यानी कि तुमने किसका मास ले लिया, लिथियम और पोटेशियम का मास ले लिया, कितने एलिमेंट है, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। यानी कि अरिथमेटिक मीन का ये होता है मतलब कि जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे बात की लिथियम है, पोटेशियम है और ये 2 है, डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन का ये होता है जितने ऊपर सम कर रहे हो उतने से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे ऊपर 3 करते तो नीचे 3 होता है। डॉबिनिनर लॉ ऑफ ट्राइड क्या कहता है, ईजी सिंपलेस्ट वे में, जिस तरह यहाँ पे दिए हुए 3 सेट के, ये मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अभी ये मैं थोड़ा सा गंदगी में आ चुका हूँ, यही बता देता हूँ। डॉबिनिनर लॉ ऑफ ट्राइड से आपको ट्राइड से वर्ड जहन में बैठा लेना है, 3 का सेट। तो 3 के सेट के लिए इसने सबसे पहले क्या काम किया, एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए, एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए। तो उसने एटॉमिक मासेस निकाल लिए सारे एलिमेंट्स के जितने लोग लाए थे। जब एटॉमिक मासेस निकाल लिए तो उसके बाद देखा गया, ये स्टेटमेंट उसने दी कि जो मास होता है मिडल एलिमेंट, यानी कि कोई भी 3 का सेट ले लो, जो मास होगा मिडल एलिमेंट का, वो हमेशा जो होगा ना, जो मास होगा मिडल एलिमेंट का, वो हमेशा ना अरिथमेटिक मीन होगा दूसरे दोनों का। अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, जो 2 हैं, बाकी जो 2 एलिमेंट हैं उन दोनों को सम करो, उनके मासेस को डिवाइड कर दो 2 से। क्लियर? यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। डॉबिनिनर लॉ हमें पता है 3 का ग्रुप, ठीक। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ग्रुप 2A, पहले एग्जांपल में क्या लिया हुआ है, ग्रुप 2A के 3 एलिमेंट कैल्शियम, बैरियम एंड स्ट्रोंशियम लिए, कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम। उसने बोला कैल्शियम और बैरियम का अगर आप अरिथमेटिक मीन निकालो तो वो बराबर होता है मास ऑफ
स्ट्रोंशियम मीन स्ट्रोंशियम क्या होगा, कैल्शियम और बैरियम के दरमियान में होगा। ठीक, जब उसने निकाला तो एवरेज आया 8.5, तो इसके आसपास ही दरमियान वाले का होगा। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फ़र, इन सब को आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। बस आपको ये स्टेटमेंट इसकी मेनली याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या है, द मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली टू द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ अदर टू एलिमेंट। क्लियर, यहाँ तक याद हो गई। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, मास ऑफ मिडल एलिमेंट यानी कि जो दरमियान वाले का मास होता है वो बराबर होता है अरिथमेटिक मीन के बाकी दो के। फिर आया उसने इसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई कि एलिमेंट्स को कैटेगराइज करना शुरू कर दिया कि किस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फिर आता है हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट वर्ड से आपको जहन में आ रहा होगा 8, क्या आ रहा होगा 8। ठीक, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम है, जो भी साइंटिस्ट होता है वो अपने नाम से लॉ बना लेता है। उसने ये बोला जो भी 8वां एलिमेंट होता है, यानी कि जब आप काउंटिंग करो एलिमेंट्स को, उसने ऐसी तरतीब दी कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी हमेशा प्रॉपर्टी वैसी होगी जैसी कि पहले एलिमेंट की थी। मतलब क्या, उसने एलिमेंट्स को कुछ ऐसे तरतीब दिया, ठीक, कि जो ये समझा रहा हूँ, उसने एलिमेंट्स को कुछ ऐसे तरतीब दिया कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम कैसी होगी जैसी पहली थी। जैसे आप यहाँ से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि पहला एलिमेंट अगर आपके पास लिथियम है और जो 8वां एलिमेंट सोडियम है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। इसने क्या रूल बनाया कि जो पहला एलिमेंट होगा और 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ठीक, इसी तरह अगर आप फ्लोरीन को पहला एलिमेंट समझते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करेंगी, इसका 8वां एलिमेंट, यानी कि इसको तुमने 1 ले लिया तो 2 क्या हुआ, सोडियम, 3 मैग्नीशियम, 4 5 6 7 8। जो 8वां एलिमेंट है क्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टी कैसी होंगी, जिस तरह फ्लोरीन की होंगी। जिस तरह आप जानते हैं जो सोडियम और लिथियम है, इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। इसी तरह फ्लोरीन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। न्यूलैंड साइंटिस्ट था जॉन न्यूलैंड, उसने 1862 में आके ये बोला जो 8वां एलिमेंट होगा वो हमेशा एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा जैसे कि पहले एलिमेंट की होगी। जिस तरह लिथियम है, लिथियम के बाद आता है बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन आता है सोडियम। सोडियम कौन सा, 8वां एलिमेंट, पहला कौन सा, लिथियम। इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम। अगर आप फ्लोरीन को पहला ले रहे हो तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, एवरी 8th एलिमेंट शोज अ सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ फर्स्ट। एवरी 8th एलिमेंट शोज द सेम सिमिलर प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ द फर्स्ट। जैसी ये पहली की थी उसी तरह की 8वीं की होगी। ये आप को ये स्टेटमेंट हिफ्ज़ हो जानी चाहिए। मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज अप्रोक्सीमेटली अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर 2 एलिमेंट। दिस वॉज स्टेटेड बाय डॉबरिनर इन 1829। दूसरा क्या है, न्यूलैंड ने बोला 8 का रूल। उसने बोला 8वां जो होगा एलिमेंट उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी जैसा कि पहले की थी। फिर हमने बोला इसने इतना अच्छा बता दिया कि 8वें की सिमिलर हैं, जो भी 8वां एलिमेंट होगा, तो इसको कैसे क्यों बोल दिया ये गलत है पीरियोडिक टेबल। तो इसकी वजह ये थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अगर देखा जाए ये भी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सही है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का अंदाज़ बिल्कुल परफेक्ट है। बट इसमें यह गलती है कि तब तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। नोबल गैसेस कौन होती हैं, जिनका आउटर मोस्ट शेल पूरा हो, ठीक। आउटर मोस्ट शेल जिनका पूरा होता है हम उसे 8A ग्रुप में रखते हैं। 8A ग्रुप नोबल गैसेस कहलाते हैं। आगे मैं सब डिस्कशन बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स याद होने चाहिए कि न्यूलैंड ने क्या कहा था, डॉबरिनर ने क्या कहा था और आगे लोदरमेयर ने क्या कहा था, ठीक। यह स्टेटमेंट इसने जो टेबल बनाया था वो बिल्कुल सही था, डिफेक्ट बस यही आया,
उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इसने 8वां ग्रुप नहीं बताया था, तो इस वजह से इसका लॉ ख़त्म हो गया था। ठीक, डिफेक्ट ये नोबल गैसेज एंड हैवी एलिमेंट्स लाइक लैंथनाइट्स एक्टिनाइट्स आर नॉट डिस्कवर, तब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी। सोना, चांदी, तांबा, इन सब की डिस्कवरी नहीं थी, जो डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक नहीं थे। तो जिस तरह आगे ज़माना आता गया, नए एलिमेंट्स आते गए, तो वो डिस्कवर होते गए, पीरियोडिक टेबल में आते गए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? टुडे आवर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास इज लोदरमेयर क्लासिफिकेशन। लोदरमेयर कौन है? लोदरमेयर एक साइंटिस्ट है। कौन सा साइंटिस्ट है? जर्मनी का रहने वाला एक साइंटिस्ट है। ठीक, वो एक पहला आदमी है जिसने केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी, जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, केमिकल एलिमेंट्स पढ़े, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं, केमिकल एलिमेंट, जिस तरह सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनको क्लासीफाई कर रहे हैं ना, तो इसने जो क्लासीफाई किया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल मैनर, ग्राफ की फॉर्म में इसको इसने बताया कि एलिमेंट्स को हम ग्राफ में कैसे प्लेस कर सकते हैं। इसने ग्राफ में किस तरह प्लेस किया एलिमेंट्स? इसने जो ग्राफ में प्लेस किया एलिमेंट, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट एटॉमिक वॉल्यूम को खड़ा कर दिया। यानी कि ग्राफ जब भी बनता है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। ठीक, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इसने क्या किया? एक्स एक्सिस पे रखा एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, और वाई एक्सिस पे रखा एटॉमिक वॉल्यूम, और प्लॉटिंग करना शुरू की एलिमेंट्स की, प्लॉटिंग करना शुरू की एलिमेंट्स की। तो उसके बाद उसने जो ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहले आपको ये याद रखना चाहिए लोदरमेयर कौन था। लोदरमेयर एक जर्मनी का साइंटिस्ट था जिसने ग्राफिकल मैनर में बताया सब कुछ कि एलिमेंट्स को कैसे ग्राफ की फॉर्म में प्लेस कर सकते हैं। जिससे आपको पता है ग्राफ हमेशा एक्स और वाई एक्सिस पे बनता है, तो इसने एक्स एक्सिस पे एटॉमिक वेट रखा है, एटॉमिक वेट के अगेंस्ट वाई एक्सिस पे क्या रखा? एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट। तो तब तक तो मासेस निकाले थे, लोदरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम्स भी निकाल लिए। ठीक, फिर लोदरमेयर की स्टेटमेंट आपको समझाता हूँ, पहले ये ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ में क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये इसने देखो ये ग्राफ बनाया है, कुछ यूँ करके बनाया, अजीब सा कर्व सा ग्राफ, यूँ अजीब सा करके। ठीक है, इसमें देखा जाए जो टॉप पे हैं, जिस तरह ये टॉप पे जो ऊपर है, रुबीडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब टॉप पे हैं। अगर ये देखा जाए ये सब के सब ऐसे एलिमेंट हैं जिसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो? एक इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, और वो सब क्या है? टॉप पे। यही देखने में आ रहा है ना, ये जो टॉप पे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, यहाँ पे देखो लिथियम, यहाँ पे पूरा अच्छी तरह ये रहा एटॉमिक मास, ये रहा एटॉमिक वॉल्यूम, ये रहा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। हमने बोला ये जितने भी हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होता है। साइज़ तो बड़ा होता है। ठीक, साइज़ तो बड़ा होता है। क्यों साइज़ बड़ा होता है? जिस तरह साइज़ बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जो फर्स्ट एक ग्रुप है जिस तरह आपने बात की सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम पे क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जिस तरह आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, जो 7वां ग्रुप होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो साइज़ क्या होता है? छोटा हो जाता है। हमने क्या बात की? जिस तरह एटॉमिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साइज़ न्यूक्लियर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज़ छोटा होता जाता है। जब साइज़ छोटा होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होता जाएगा। इस वजह से हमने ये देखा जो नीचे होते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, ये जो होते हैं ये सारे एलिमेंट्स नीचे होते हैं।